और संवाद में जो चीज़ शामिल है वो है विवाद, और विवाद के बाद भी संवाद होना चाहिए। तो ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि हम सब की एक जो प्रवृत्ति होती है या हमारा रुझान होता है वह यह कि मैं आपसे जब कुछ बोल रहा हूँ तो आप उससे सहमत हो जाएं, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अपनी बातों से सहमत कर लूँ। और मुझे खुशी या तसल्ली तब मिलती है जब आप मुझसे सहमत हो जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहमत होते जाते हैं तो खुशी बढ़ती चली जाती है। लेकिन क्या ऐसा कोई मौका आ सकता है जब मुझे ऐसा लगे कि असहमति मुझसे बहुत ज़्यादा है, फिर भी बातचीत का मौका बना हुआ है और हम सब एक दूसरे से बातचीत करते रह सकते हैं? इसलिए संवाद एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें हराने के लालच से पर काबू पाना होता है, और वह सबसे कठिन है। बहरहाल जब शोभित ने मुझसे कहा कि आप आएँ और बातचीत करें और एक विषय दें, तो मुझे समझ में नहीं आया कि विषय क्या दूं। और फिर चूंकि दुविधा में था तो मैंने सोचा इसी को विषय बनाया ताकि हमारी दुविधाएं या आवर डिलेमास, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो तरीका ये होगा कि मैं शुरू में 15-20 मिनट बोलूँगा, क्योंकि हम थोड़ा सा देर से हमने शुरू किया है, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि बातचीत हो और उससे यह चीज़ आगे बढ़ेगी। अभी जब रास्ते में शोभित ने मुझे दिखलाया कि इस तरह हमने इसका पोस्टर बनाया है, जो शायद यही है, ये अलग किस्म का होगा, तो मैंने पोस्टर में ऊपर देखा कि लिखा हुआ है अपूर्वानंद झा, और नदीम बैठे हुए हैं जो अपने बचपन से मुझको जानते हैं, और अपूर्वानंद के आगे झा देखने की आदत नदीम को नहीं है, इसलिए अगर नदीम के सामने आप इसको पेश करेंगे तो मुझको लगेगा कि ये कौन आ गया है। और हम यहीं से बात शुरू करते हैं, क्योंकि मैं अपने नाम के आगे झा नहीं लिखता, लेकिन मेरे सर्टिफिकेट में झा बना हुआ है, और वो मेरे आलस की वजह से बना हुआ है, और ये सब आप लोगों की वजह से बना हुआ है, क्योंकि उसमें कुछ एक एफिडेविट करना पड़ता है, और फिर आपको कुछ गैजेट नोटिफिकेशन करवाना पड़ता है। तो मुझे लगा कि इतना करने कौन जाएगा, तो वो कहीं पड़ा रहेगा, दबा रहेगा, लेकिन मैं अपूर्वानंद नाम से ही जाना पसंद करूँगा। और ये मैंने तब तय किया था जब मेरी उम्र तकरीबन 16-17 साल रही। लेकिन 2 वर्ष पहले मेरे समाजशास्त्री मित्र सतीश देशपांडे ने मुझसे कहा कि आपने झा क्यों हटाया, और उन्होंने कहा कि आपने झा हटाया उसको छिपाने के लिए। तो मैंने फिर इस पर सोचना शुरू किया कि क्या मैंने इस वजह से किया था, क्योंकि एक दौर आया था जब, और यह दौर बहुत लंबा था, मैं अम्बेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वह एक किताब है जो आप सबको पढ़नी चाहिए, जिसमें अम्बेडकर ने कहा था कि जाति को पूरी तरह से समाप्त किए जाने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन हम जैसे लोगों ने जब अपना जाति सूचक नाम छोड़ा या उसको सामने रखना बंद किया, तो हमने क्या यह सोचा कि हम जाति मुक्त हो जाएंगे जाति सूचक नाम छोड़ने से। और सतीश का कहना यह था कि आप दरअसल जिस बात से संतुष्ट हो जाना चाहते हैं, या आप जिससे इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं, वो यह है कि आपने अगर अपना जाति सूचक नाम छोड़ दिया, जिसको देखने से यह पता चलता है कि आप दरअसल ब्राह्मण समुदाय के हैं, तो आप उसको छोड़ने के बाद भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ब्राह्मण होने की वजह से जितनी सुविधाएं थी, वो सुविधाएं आपको मिलती ही रही हैं और आगे भी मिलती ही रहेंगी, और आप उनको नहीं छोड़ पाएंगे, चाह के भी नहीं छोड़ पाएंगे। और इसलिए अब मैं मना नहीं करता कि अगर कोई पहले भेज देता है तो मैं उसको कहता हूँ कि मेरी पसंद है कि झा न रखे, लेकिन इसको लेकर मेरे मन में दुविधा हमेशा बनी रहती है कि आप अपनी पहचान किस तरह जाहिर करते हैं, और आपकी पहचान जाहिर करने में आपकी स्वयं अपने बारे में एक इच्छा जाहिर होती है, या समाज की एक असलियत
उसमें प्रकट होती है, या दोनों में विरोधाभास बना हुआ है। मसलन अपूर्वानंद देखने से क्या एक जाति मुक्त व्यक्ति आपके सामने आता है, जिसको आदित्य निगम ने अपनी किताब में कहा इंसरेक्शन ऑफ लिटिल सेल्स में, कि दरअसल हम सब लोगों के जो शरीर होते हैं, और ये मैं भौतिक अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, आप रूपकात्मक अर्थ में ले सकते हैं, मेटाफोरिकल सेंस में ले सकते हैं, वे सब के सब मार्क्ड होते हैं। तो आपके शरीर पे निशान हैं जिनको आप देख नहीं पाते हैं, वे निशान पहले से बने हुए निशान हैं, और जब आप उन निशानों को ढकना चाहते हैं तो आप दरअसल क्या कर रहे हैं, यानी आप जब जाति सूचक, क्या हम अपने जाति सूचक चिन्ह या निशान जो हमारे ऊपर हैं, जो इस तरह से दिखलाई पड़ते हैं जब आपका उपनाम या कुलनाम जाहिर होता है, तो क्या हम उसे हटा दें तो जाति की सच्चाई हमारे सामने से हट जाती है, या उससे जूझने की जो मुश्किलें हैं उन मुश्किलों से हमें निजात मिल जाती है। यह एक दुविधा है और हम दुविधाओं की बात कर रहे हैं। इस दुविधा से कैसे निपटा जा सकता है। दूसरे की जब हम यह बात करते हैं कि जिस समय में हम रह रहे हैं उस समय हमारी पहचान किस प्रकार की पहचान होनी चाहिए, किस तरह के इंसान की पहचान होनी चाहिए। अब हम सब लोग एक शैक्षिक संस्थान में बैठे हुए हैं और दुनिया भर के शैक्षिक संस्थान जब अपने उद्देश्यों की घोषणा करते हैं तब वह कहते हैं कि हम दरअसल एक बेहतर नागरिक, एक अच्छा नागरिक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और एक दुविधा उस वक्त अगर एक संस्थान अपना उद्देश्य निश्चित कर रहा है, अपना मकसद तय कर रहा है और वो ये कहे कि हम एक अच्छा नागरिक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो कानून के छात्र के तौर पर, और मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ ज़्यादातर कानून के अध्येता बैठे हुए हैं, उनका ध्यान इस बात पर जाना चाहिए कि क्या अच्छा नागरिक बनाना दरअसल शिक्षा का मकसद हो सकता है या कोई और मकसद होगा। और जैसे ही हम नागरिक कहते हैं तो क्या नागरिकता एक अंतिम लक्ष्य है जिसको हासिल किया जाना चाहिए, और फिर नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और अगर अहमदाबाद में ही हम घूमने लगे तो अहमदाबाद में कितने गैर नागरिक मौजूद हैं। अगर हम कानूनी तौर पर कहें, लीगली कहें, जिनको जो खुद को नागरिक साबित ही नहीं कर सकते हैं कि वे नागरिक हैं भारत के, तो क्या नागरिकता एक हमारा अंतिम लक्ष्य हो सकती है शैक्षिक संस्थान के तौर पर या शिक्षा के मकसद के तौर पर। लेकिन अगर नागरिकता नहीं तो फिर क्या, यानी क्योंकि हम सब लोग साथ रहने के तरीकों और मुहावरों की खोज कर रहे हैं, हम सब लोग अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए हुए लोग हैं, हमारे बैकग्राउंड्स अलग अलग किस्म के हैं और हम सब एक साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम एक साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं तो वह भाषा कौन सी होगी जिस भाषा में मैं आपको समझ सकूं और आप मुझे समझ सकें, और क्या वह भाषा अंतिम तौर पर नागरिकता की भाषा है। यह एक दुविधा है, और क्योंकि आज अगर 2016 में हम पूरी दुनिया को देख लें और पूरी दुनिया में जो अभी एक हिंसात्मक माहौल है उसको देख लें और उसके संदर्भ में नागरिकता के इस प्रश्न को रखकर देख लें तो हमें दिखलाई पड़ेगा कि ये सुलझा हुआ मामला नहीं है। जबकि 20वीं शताब्दी में ऐसा लग रहा था कि नागरिकता का मसला लगभग सुलझ गया है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में ऐसा लग रहा था कि अब राष्ट्र राज्य का मामला भी सुलझ गया है, यानी राष्ट्र राज्यों की सीमाएं स्थिर हो गई हैं और राष्ट्र राज्य अपनी अपनी जगह पर हैं। इसलिए राष्ट्र राज्य तय कर सकते हैं कि उनका नागरिक कौन है और वे उसकी शर्तें भी तय कर सकते हैं और बाकी चीज़ें भी तय कर सकते हैं, और वे दूसरे राष्ट्र राज्य के नागरिकों के साथ अपने रिश्तों को भी तयशुदा तौर पर निभा सकते हैं। लेकिन ठीक राष्ट्र राज्य की इच्छा उसके दृढ़ होने की, उसके निश्चित होने की कि आपकी भौगोलिक जो रेखाएं हैं वे निश्चित हो गई हैं और राष्ट्र राज्य निश्चित हो गए हैं, ठीक उसी समय एक दूसरी परिघटना घटती है जिस पर आजकल अखबार भरे हुए हैं, जिसके 25 साल भारत में पूरे होने पर, जिसे हम नव उदारवाद कहते हैं।
और नौ उदारवाद एक दूसरे ढंग से इस राष्ट्र राज्य को चुनौती देता है और नागरिकता को भी चुनौती देता है, और इस बात को चुनौती देता है कि क्या राष्ट्र राज्य में संप्रभुता या सॉवरेनिटी जिसको आप कहते हैं वो राष्ट्र राज्य में है या किसी और में। मेरे एक मित्र हैं सत्य शिवरमन, जो बहुत दिलचस्प आदमी हैं, और उनका कहना यह है कि आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं, यानी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी अगर भारतवर्ष में आए और वे यह घोषणा करे, भारतवर्ष में या कहीं भी, भारतवर्ष में आने को बुरा नहीं मानना चाहिए आप लोगों को, अगर कहीं भी आए और वो यह घोषणा करे कि हम दरअसल एक सेना बना रहे हैं और इसके लिए वो एक विज्ञापन दे, तो उस सेना में भर्ती होगी या नहीं, और उस सेना में भारतीयों की भर्ती होगी या नहीं होगी, और उस सेना को बनने से कैसे रोका जा सकेगा। फिर संप्रभुता किसके पास है? क्या संप्रभुता राष्ट्र राज्य के पास है या इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास है, निगमों के पास है, किसके पास है? फिर दरअसल आपकी पहली आपकी वफादारी या आखिरी वफादारी किससे होने वाली है? और राष्ट्र राज्य दरअसल स्वयं किससे प्रतिबद्ध है? क्या वे अपने नागरिक से प्रतिबद्ध हैं या वे इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिबद्ध हैं, और क्या उनकी शर्तों पर चल रहे हैं? इसलिए यह एक बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। और अगर हम इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं और इस सिद्धांत को मान लेते हैं जो राष्ट्र राज्य के साथ जुड़ा हुआ सिद्धांत है कि दरअसल एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य के मसले में दखलंदाजी नहीं करेगा, यह एक पवित्र सिद्धांत माना गया है कि एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य के मामले में कोई दखल नहीं देगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन फिर कुछ ऐसे राष्ट्र राज्य हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको यह हक हासिल है कि वे दूसरे राज्यों के मामले में दखलंदाजी